Guys, hello, welcome to my YouTube channel. So, in this video, I am providing you handwritten notes in the form of an assignment for the topic fundamental unit of life, that is basically cell. So, let us start. So, this is the first page you can see beautifully written, and this is the introduction of the cell. So, let us start. So, we know that Earth is occupied by a variety of living organisms that we'll be studying in diversity of organisms chapter. ओके सो हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है उस पे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इनसे हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, लेकिन इनके अलावा और भी क्लासिफिकेशंस हैं जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, these types of classifications. ओके सो नेक्स्ट देखिए आप, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ताकि हमें स्टडी करना इजी हो, इसके लिए हमने इन 5 किंगडम में तो डिवाइड किया हुआ है, लेकिन इनके अलावा और भी क्लासिफिकेशन की बेसिस हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक सेल से बने होते हैं उनको हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, paramecium and many more you can say. Okay, so these are made up of only one cell, so these are unicellular organism. The word defines the statement. Okay, so next division or under the basis number of cells is multicellular, those organisms which are made up of more than one cell. Simple, for example, complex animals like human beings, dogs, cats, snail, snake, lizard, etc. Okay. Then the living organism can also be classified as microscopic and macroscopic. So what it means is that the organism which are visible to the naked eye are called as macroscopic. Those which are not visible to the naked eye are called microscopic. सो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को हम आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, बट दे कैन बी सीन विद गुड क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप्स, लाइक द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट इज ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी. ओके, सो मैक्रोस्कोपिक को ऑन द अदर हैंड ये बड़े होते हैं साइज में, तो इसे हम अपनी नेक्ड आई से इजीली देख सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टिनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल. अभी हमने कहा माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, मैक्रोस्कोपिक, ये ऑर्गेनिजम्स की एक क्लासिफिकेशन है, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म की जो एक बेसिक यूनिट होगा जो उसको बनाएगा वो है सेल. Cell is the basic unit of every living organism. सेल ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बनाती है. अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने तो वो एक सेल ही सारा बॉडी का जो है मेटाबॉलिज्म, बॉडी के सारे काम, सारे केमिकल रिएक्शन वो एक सेल ही करेगा. ओके, सो ये वर्ड सेल है ना, ये एक लैटिन वर्ड जो कि सेल्यूल है उससे बनकर मिलकर बना है. ओके, सेल्यूलर का मीनिंग होता है स्मॉल रूम. ओके, सेल एक स्मॉल रूम की तरह जिसमें बहुत कुछ एम्बेडेड है. वो क्या एम्बेडेड है, दैट इज ऑर्गेनिलीज, विल बी डिस्कसिंग इट फर्दर. ओके, सो जो बायोलॉजी है उसमें मोस्टली लैटिन वर्ड्स आर मोस्टली यूज्ड. वाई? बिकॉज लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज गाइस. लैटिन जो लैंग्वेज है उसमें अब कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं. जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस देखते हैं, चाहे इंग्लिश ही है, वो डे बाय डे इंग्लिश में बहुत चेंजेस आ रही हैं, लेकिन लैटिन ऐसी भाषा है जिसमें कोई चेंजेस नहीं आती है, कोई चेंजेस नहीं आई है. ओके,
सो सेल देखिए बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का। जैसे कि हमें कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, उसके लिए ब्रिक इज़ द बेसिक यूनिट, वैसे ही अगर हमें कोई ऑर्गेनिज्म को बनाना है तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट। अगर एक सेल से ही ऑर्गेनिज्म बन सकता है ओके, अगर मल्टी सेलुलर चाहिए तो एक सेल फर्स्टली होगा, वो डिवाइड कर करके विल फॉर्म द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। Cell is the basic unit of life. Cell is a structure unit of life because it provides structure to the body of the organism. It is a functional unit of life because all the functions of the body are performed by cell. Okay, it is a fundamental unit of life. Okay, because cell bana, divide हो के tissue बना, then it will form organ, then organ से organ system, देन फिर वेरियस ऑर्गन सिस्टम जब बन गए देन द बॉडी इज रेडी। ओके, नेक्स्ट। सो ये आप देख सकते हैं वेरियस शेप्स दिखाई हैं मैंने, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की शेप्स दिखाई हैं, ब्यूटीफुली प्रिपेयर्ड पेज। सो मैं आपको थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन भी दूंगी। देखिए एसिटाबुलेरिया है फर्स्ट डायग्राम। ये एक ग्रीन एल्गी है, सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी। ओके, then diatom is also single celled algae. It is mostly found in oceans and its scientific name is Basilario okay, then euglena is an organism that comes under the classification Protista. It is also single celled. Euglena's scientific name is Euglena itself. Okay, it is single celled. सो नर्व सेल, ह्यूमन बॉडी में भी नर्व सेल्स पाए जाते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल। ओके, ये स्टार शेप होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, इन इनमें इंक्लूड डेंड्राइट्स होते हैं, और एंडिंग में साइनैप्स होते हैं जो दो नर्व सेल्स को ज्वाइन करते हैं आपस में। देन सी द पिगमेंट सेल, जो कि जिन पिगमेंट सेल में ही पिगमेंट लोकेटेड होता है। ओके, देन इज द अमीबा, इट्स अ single celled protist. ओके, स्लैरन काइमा टिश्यू के सेल्स हैं, ये सेल है ये जो शो किया गया है, ब्राउनिश। ओके, देन स्ट्रेडिएटेड मसल, कार्डियक जो टिश्यू है, जो जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो स्ट्रेडिएटेड मसल्स ही होती हैं। ओके, स्पर्म दैट इज अ जर्म सेल। स्पर्म में क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट यू नो। एंड ट्रैकेड सेल इज अ टाइप ऑफ एक्साइलम सेल। ओके, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं सेल की शेप, साइज और नंबर के बारे में। सो सेल की जो शेप है, साइज है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वेरी करती है। इवन अगर एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म में ही से ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में ही हर टिश्यू के सेल्स की अपनी अपनी शेप ही हैं। जो ब्लड सेल्स हैं वो कोई बाइकनकेव है, तो कोई अमीबर्ड शेप है, मतलब कोई डेफिनेट शेप ही नहीं है। मसल सेल्स स्टेरिएटेड है, कॉल्यूमिनार सेल्स हैं, सीलिएटेड सेल्स हैं, कितनी वैरायटी ऑफ सेल्स होती हैं। सो सेल्स पॉलीगनल शेप हो सकती है, स्फेरिकल सेल्स हो सकते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स हो सकते हैं, कॉल्यूमिनार, स्पिंडल शेप्स, स्टार शेप, दैट यू ऑल नो। ओके, कुछ जो सेल्स होते हैं जैसे अमीबा एक सिंगल सेल ही है। ओके, और हम ह्यूमन के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो अपनी उनकी एक डेफिनेट शेप नहीं होती, वो अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। ओके, लेकिन जो ज़्यादातर ह्यूमन के, एनिमल के और प्लांट्स के सेल्स होते हैं उनकी फिक्स शेप रहती है। ओके, जो स्मॉलेस्ट सेल है जो कि अब तक ऑब्जर्व किया गया है, दैट इज़ PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। इसका डायमीटर कितना है, 0.1 माइक्रोमीटर। ओके, स्पोरोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम malarial parasite is just 2 micrometer long. You can see how small it is.
सो लार्जेस्ट सेल भी देख लेते हैं। जो लार्जेस्ट सेल है दैट इज ऑफ ऑस्ट्रिच एग्स एग, ओके, दैट इज 170 millimeter into 135 millimeter in diameter. That is the dimensions of this cell. जो हम ह्यूमन के जो एवरेज सेल हैं उनकी डायमेंशंस क्या हो सकती हैं, 20 to 30 माइक्रोमीटर जनरली। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ सेल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो अगर कोई ऑर्गेनिज्म का साइज़ बड़ा है उसका मतलब ये नहीं है कि उसका सेल बड़ा है। ऑर्गेनिज्म का साइज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स, ओके। जैसे कि रैट है, एलिफेंट है, एलिफेंट इज़ वेरी बिग एज कम्पेयर टू द रैट। सो अब ऐसे नहीं कहेंगे कि एलिफेंट का जो सेल है दैट इज़ वेरी बिग। द थिंग इज़ दैट द नंबर ऑफ सेल्स आर मोर इन एलिफेंट एज कम्पेयर टू रैट, ओके। ह्यूमन में जो एवरेज सेल का नंबर है दैट इज़ 100 ट्रिलियन, ओके। कुछ सेल्स मैंने आपको बताया था, कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ 1 सेल से ही बने होते हैं, दैट वी कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सेल। सो सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक in 1665. He was an English scientist. He observed cells for the first time in the thin slice of cork. उसने एक ओक ट्री लिया। सो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उन्होंने ओक ट्री की बार्क ली, ठीक है, उसको ऑब्जर्व किया, उन्होंने सेल्स को देखा। उनका अपना एक हैंडमेड माइक्रोस्कोप था, उसके अंडर स्लाइड में देखा उन्होंने, थिन स्लाइस ले लिया कॉर्क का और उनको एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा। उन्होंने हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर के हर कंपार्टमेंट का एक नाम रख दिया कि हम इसको सेल बुलाएंगे आगे से। जो उन्होंने ये डिस्कवरी की, जो उन्होंने ये वर्क किया, उन्होंने अपनी एक बुक माइक्रोग्राफिया उसमें ये पब्लिश किया। सो गाइज रिमेंबर दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, माइक्रोग्राफिया, ओके। सो नोट हेयर गाइज, जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को ऑब्जर्व किया, दैट इज़ राइट, बट ही डिडंट ऑब्जर्व living cell, he observed first time dead cell, okay। Then who observed living cell first time, that is Leeuwenhoek। 1674 में ल्यूवेनहुक ने उन्होंने बैक्टीरिया को देखा स्लाइड के अंदर, कई प्रोटोजोन्स को देखा, कई स्पर्म्स को ऑब्जर्व किया, रेड ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व किया, ओके। सो जो रॉबर्ट ब्राउन है, अब हम इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। जो ल्यूवेनहुक हैं और रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने सेल की मतलब सेल को एज अ कंपार्टमेंट देख लिया, बट उनको उसका सेल में भी बहुत कुछ है ये उनको जानने को नहीं मिला। सो दैट सेल में भी बहुत ऑर्गेनेलीज होती हैं, आज हमें ये पता है। तो वो ऑर्गेनेलीज को भी किसी ने डिस्कवर किया, ओके। सो न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया इन द 1831 ईयर, ओके। देन केम द परकिंजी। उन्होंने जो लिविंग सब्सटेंस है सेल में उसका एक नाम रख दिया कि जो सेल का लिविंग सब्सटेंस है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, ओके। फिर शिल्डन जो कि बॉटनिस्ट हैं और शॉन जो कि जोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जॉइंटली काम किया। उन्होंने सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट आगे रखा। सो जो शिल्डन है बॉटनिस्ट, उन्होंने कहा कि हर प्लांट है जो वो उसका बेसिक यूनिट क्या है लाइफ का, दैट इज़ द सेल। और जो शॉन है जो कि एक जोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एनिमल्स के बारे में ही सेम बात कही कि जो एनिमल्स का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है, दैट इज़ द सेल। उन दोनों की बातें, उन दोनों की डिस्कवरी कंबाइन करके उन्होंने एक पुट फॉरवर्ड किया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी स्टेट्स एज plants and animals are made up of cells and cell is the basic unit of life, okay। लेकिन जो ये दोनों साइंटिस्ट हैं इन्होंने सेल थ्योरी में एज
सेल डिवीजन का कोई भी प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं किया। सो उसके लिए आगे आए हमारे साइंटिस्ट इन 1855 रुडोल्फ विर्को, और यू कैन से रुडोल्फ विर्चो। ओके, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से ही बनते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट वी से omnis cellula e cellula। ओके, सो ये गाइस क्लैमिडोमोनास की स्ट्रक्चर है, दैट इज़ ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो इसकी स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कर सकते हैं और यू कैन रीड आउट। इसमें फ्लैजिलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी apparatus है, क्लोरोप्लास्ट, पायरेनॉइड that is surrounded by starch molecules, starch granules are there, nucleus is there, ice pod is there, and it shows locomotion, contractile vacuoles are there, so you can see that diagram. So this is a unicellular and multicellular organism differentiation. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, so you can, if you want, you can read out from here also. ओके, सो अभी हम सेल की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सेल है वो सेल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनेलिस प्लस साइटोप्लाज्म से बनकर मिलकर बना होता है। सेल का जो लिविंग सब्सटेंस है उसको मैंने बताया था, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, सो प्रोटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, जिसमें वेरियस केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक भी। ओके, मोस्टली केमिकल्स होते हैं। सेल की कंपोजिशन बेसिकली न्यूट्रिएंट्स ही होंगे, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। ओके, प्रोटोप्लाज्म को ही हम सेल की लाइफ की फिजिकल बेसिस कहते हैं। सो गाइज, अब मैं आपको सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी डायग्राम शो कर रही हूँ। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। हर सेल है जो, उसके आउटसाइड एक बाउंड्री बनी होती है, बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक सेल को दूसरे सेल से डिफ्रेंशिएट करती है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सी सेल मेम्ब्रेन टॉपिक। सो सेल जो है, सेल के सभी कंटेंट हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट होते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि देखिए सेल मेम्ब्रेन है जो, वो कुछ रिक्वायर्ड मटेरियल्स को ही अलाउ करती है कि आप अंदर आ सकते हैं मटेरियल सेल के। ओके, और कुछ ऐसे कुछ अननेसेसरी मटेरियल्स को ही कहती है कि तुम बाहर जाओ मटेरियल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन को पता है कि सेल के लिए क्या चीज़ यूज़फुल है कि उसको अंदर एंट्री दी जाए। सेल को पता है कि सेल मेम्ब्रेन को पता है कि सेल के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है, उसको सेल के बाहर भेजा जाए, एग्जिट करवाया जाए। सो ये ड्यूटी सेल मेम्ब्रेन की है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। देन इज अ सेल वॉल। सेल वॉल जो है एनिमल्स में नहीं पाई जाती, कुछ प्लांट्स, ऑल प्लांट सेल्स में, नॉट कुछ, ऑल प्लांट सेल्स एंड कुछ प्रोटिस्टस में और मोस्टली फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल है, सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर भी होगी तो प्रेजेंट होगी सेल वॉल, जो कि कुछ लिमिटेड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, जो मैंने अभी आपको बताई है। ये जो है एक मोटी सी लेयर है जो कि प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है और फंगी में चिटिन की बनी होती है। ओके, और बैक्टीरिया में भी कुछ मोनेरा के जो बैक्टीरिया हैं उनमें अगर प्रेजेंट होगी सेल वॉल तो वो म्यूरिन की बनी होगी।
Murine is a substance. Cell wall is also porous. Okay. Cellulose जो है वो सेल वॉल को बनाता है इन द केस ऑफ प्लांट्स, दैट गिव्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स. द न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं. न्यूक्लियस 4 पार्ट्स का से मिलकर बना होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर सैप. न्यूक्लियर सैप को हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं. द न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन मटेरियल. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए, जैसे सेल के अराउंड सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे न्यूक्लियस के अराउंड सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. देन न्यूक्लियर सैप. न्यूक्लियर सैप को मैंने आपको बताया न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं. दैट द टर्म वाज कॉइन्ड बाय वैन बेनेडन इन 1875. इसको हम कैरियोलिम्फ भी कहते हैं. सो एक और चीज़, न्यूक्लियस की स्टडी को हम कैरियोलॉजी कहते हैं. सेल की स्टडी को साइटोलॉजी. जो न्यूक्लियर सैप है कलरलेस सैप है जिसमें क्रोमेटिन और न्यूक्लियोली सस्पेंडेड होते हैं. जो न्यूक्लियोलस है वो फेलाइस फोंटाना ने डिस्कवर किया था. ये एक डेंस सराउंडेड डार्क ऑर्गेनली है. इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियोलस की. ओके. जो न्यूक्लियोलस है उसमें आरएनए और प्रोटीन्स बहुत होते हैं. ओके. जो न्यूक्लियोलस है इसका टास्क क्या है सेल में, ये राइबोसोम्स बनाता है. ओके. क्रोमेटिन, it was discovered by Walther Fleming. So chromatin is the basic unit of transfer of characteristics. क्रोमेटिन मटेरियल में जीन्स होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरेक्टरिस्टिक्स पास आउट करते हैं. ओके. डीएनए होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, जो कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है. ओके. सेल जब डिवाइड करता है तब हम क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं. ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एंड 23rd इज अ सेक्स क्रोमोसोम. ओके. न्यूक्लियस इज स्फेरिकल ओवल शेप स्ट्रक्चर इन यूकैरियोट्स. ओके. जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो ऐसे ही पड़ा होता है, लेकिन जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. लेकिन यूकैरियोट में उसको हम एक स्पेशल न्यूक्लियोलस नेम दिया है. न्यूक्लियस जो है ज़रूरी नहीं कि वो हर सेल में प्रेजेंट हो. जैसे कि आरबीसी है मैमल्स के केस में, उनमें न्यूक्लियाई नहीं होता जब वो मैच्योर हो जाते हैं. और नेक्स्ट देखिए, कुछ ऑर्गेनिजम्स के सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होती हैं, जैसे कि ओपेलिना. ओके. देन इज न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, यू कैन सी फ्रॉम हेयर. न्यूक्लियर पोर, जिससे सब्सटेंस का एग्जिट और एंट्री होता है न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस के बाहर. ओके. Then function of nucleus, it is a chief controlling center of cell. All the metabolic activities take place here only, and the most important, it controls the hereditary transmission of characters from one generation to another. Next is cytoplasm. It is the matrix of the cell. इसको हम साइटोसोल भी कहते हैं. ये एक होमोजीनियस कोलाइडल सब्सटेंस है जिसमें ही सभी ऑर्गेनेलिज, न्यूक्लियस, बायोमोलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं. साइटोप्लाज्म में 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इंक्लूजन्स एंड ऑर्गेनेलिज. इंक्लूजन्स आर द नॉन लिविंग थिंग्स एंड ऑर्गेनेलिज आर द लिविंग मैटर. ओके. इंक्लूजन्स को हम
ड्यूटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सो इंक्लूजन्स के एग्जाम्पल देखिए, जैसे रिजर्व फूड मटेरियल दैट इज नॉट लिविंग, ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स, प्रोटीन ग्रेन्स, फैट ग्लोब्यूल्स, क्रिस्टल्स, पिगमेंट ग्रैन्यूल्स. Okay, organelles, these are the protoplasmic structure, these are the living structure, they perform various function. For example, mitochondria, Golgi apparatus, plastids, centrosome, vacuoles. Some organelles are visible to the naked eye. uh, visible are easily visible in the electron microscope that I want to see. Okay. Cytoplasm के function, it stores a number of important molecules such as glucose, amino acids, fatty acids, vitamins, enzymes, etc. Many metabolic activities occur in cytoplasm. Okay. सेल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनेलिस के बारे में देखिए. फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसीज. ओके. प्रोकैरियोट्स में इट इज़ नॉट प्रेजेंट. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हैज़ good connection with plasma membrane as well as nuclear membrane. Two types of endoplasmic reticulum: rough endoplasmic reticulum RER, smooth endoplasmic reticulum SER. Rough endoplasmic reticulum is that ER on which on whose surface ribosomes are attached. That is why it becomes rough. Okay. जो RER है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग में इसका फंक्शन है, like pancreatic and liver cells. But SCR is rich in lipid secreting cells. ओके. जो SCR है उसका फंक्शन है लिपिड को सिक्रेट करना, लिपिड को बनाना. जो लिपिड सिक्रेटिंग सेल्स है उसमें SCR बहुत अच्छी तरह डेवलप होता है. देन इज द ER फंक्शन: lipid synthesis, surface area for protein synthesis, surface for synthesis of variety of materials, transportation, support to the cell, mechanical support to the cell as it acts as a cytoskeleton. Golgi apparatus discovered by Camillo Golgi. Okay, so यूकैरियोट्स में ये पाया जाता है, लेकिन प्लांट्स के केस में हम इसे डिक्टियोसोम्स क्या देते हैं. देन इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैराक्सीसोम एंड राइबोसोम. Peroxisome are small spherical bodies that are bounded by single membrane. Okay. किडनी और लीवर सेल्स में पैराक्सीसोम्स मोस्टली फाउंड होती हैं. ओके. इन ये जो हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करते हैं, लेकिन एनिमल्स में लिपिड मेटाबॉलिज्म में इनका बहुत अच्छा रोल होता है. राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स, but absent in mature mammalian red blood cells. Okay. These are composed of RNA and proteins, and their function is to synthesize protein in the cell. Mitochondria, it is called the energy crunch, it is called the powerhouse of the cell. It forms ATP, adenosine triphosphate. It is found in eukaryotic cells. Okay. Diagram of mitochondria. So mitochondria is double membraned, inner membrane, outer membrane. Mitochondria absent in prokaryotes. Then comes the lysosomes. These are the structure that are known as suicidal bags of the cell. Okay. These are the digestive bags because they digest the unwanted intracellular particles. Okay. But if the suppose लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है वो फट जाती है, सो उसकी जो एंजाइम्स है वो बाहर आ जाएंगी और वो अपनी सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगी, इसलिए उनको सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स कहा जाता है. गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम की डायग्राम यू कैन सी फ्रॉम हियर.
Structure of endoplasmic reticulum. सो गाइस, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं आपको बता रही थी। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये रेस्पिरेशन के बाद एटीपी के मॉलिक्यूल्स जनरेट करता है, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स कहते हैं। हाँ, आपको पता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। ओके, देन प्लास्टिड्स। ओके, सो प्लास्टिड्स वो सब्सटेंस है दैट प्रोवाइड कलर to the leaves. Special type of plastid that is called chloroplast that provides a green color to the leaves, and it contains a chlorophyll. जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। इन ये जो हैं फूड स्टोर करने में हेल्प करते हैं, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, फैट मॉलिक्यूल्स। क्रोमोप्लास्ट ये कलर प्लास्टिड्स होते हैं। ये जो हैं फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स को कलर प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्रिंजल इज पर्पल इन कलर ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट दैट आर पर्पल इन कलर। कैप्सिकम का कलर भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होता है। इवन एवरी वेजिटेबल फ्रूट्स आर ड्यू टू आर their color because of chromoplast. Okay, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, प्रोकैरियोट सेल जो कि मैंने आपको डायग्राम प्रोवाइड कर दिया, यू कैन सी। देन कम द सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है। ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सीलिया जो है हेयर लाइक माइक्रोस्कोपिक मूवेबल स्ट्रक्चर है जो कि सेल की लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन करने में, और लोकोमोशन क्यों करते हैं सेल? अगर सिंगल सेल है तो कैप्चर करने में फूड हेल्प करता है। ओके, वैक्यूल्स जो हैं फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन है। ओके, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये वैक्यूल का फंक्शन क्या है कि वे सॉलिड और लिक्विड जो आइटम्स हैं सेल में उसको स्टोर करके रख लेते हैं। वाटर लेवल को बैलेंस कर देता है, जिसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। मेटाबॉलिक अगर कोई वेस्ट है तो इसमें स्टोर हो जाता है और बाद में एक्सक्रीट आउट ऑफ द सेल। देन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सो सेल ये भी एक सेल की डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मटेरियल जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के विदाउट होता है। इवन कि जो बाकी ऑर्गेनेलीज भी है अगर वो प्रेजेंट है तो वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन होती हैं। ओके, प्रोकैरियोटिक दो वर्ड्स के से मिलकर बना है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ओके, एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। Eukaryotes, eu means true, karyon means nucleus. These organisms have well-defined nucleus with a nuclear membrane. These organisms that are eukaryotes, these have also membrane-bound cell organelles. Okay, then difference about plant cell. Plants is usually larger than the animal cell. Cell wall is present in plant cell and absent in animal cell. In plant cell, plastids are present, and in animal cell, plastids absent. Mitochondria are fewer in number in plant cells, and mitochondria are generally large in number in animal cells. Vacuole of large size is present in plant cell. Various small sized vacuoles are present in animal cells. Then let us know about diffusion. So diffusion आपको पता है movement of particles from higher concentration to low concentration is called as diffusion. Similarly, osmosis is also a special kind of diffusion. Osmosis में हम वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन उसको हम डिफाइन करते हैं। ओके, सो इसके बाद टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन,
हाइपोटोनिक सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन जिसमें जिसमें जो है सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है, जिसमें जो है सोल्यूट की अमाउंट कम होती है और जो वाटर लेवल है वो ज़्यादा होता है। अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में किसी लिविंग सेल को रखेंगे तो वो देखिए, अब सेल के बाहर वाटर ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेल के अंदर, सो वाटर विल कम inside the cell and the cell will become lysed in the case of animal cell and turgid in the case of plant cell. अगर हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर कोई लिविंग सेल रखा तो वो लिविंग सेल फूल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने रेजिन्स ली, उसको वाटर में रखा। अब देखिए वाटर में सल्यूट है ही नहीं, अगर होगा भी तो कुछ मिनरल्स होंगे। वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू cell, so water will be absorbed in the raisins become turgid. You would have noticed it. Whereas isotonic solution are those solution in which the amount of solute and solvent, that is the water here, are as equal to the amount of water and solutes in the cell. So जो भी मटेरियल, अगर हम आइसोटोनिक सोल्यूशन में लिविंग सेल को रखेंगे तो मूवमेंट होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, बट जो नेट वाटर की अमाउंट अंदर बाहर होगी दैट इज़ इक्वल टू द बेसिक। उस स्टेज पर जब हमने सेल को अंदर रखा था उतनी रहेगी। सो नो चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड, नॉर्मल रहेगा इन द केस ऑफ एनिमल सेल। और अब प्लांट सेल्स के केस में हम क्या कहेंगे कि प्लांट सेल है जो ये फ्लेसिड है, कुछ चेंज ही नहीं आया। वेरियस अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में एनिमल सेल को रखेंगे उसमें क्या होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो वाटर का अमाउंट है वो कम होता है और सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है। सो सेल में से पानी बाहर आ जाएगा इन्वायरमेंट में। सो सेल जो वो है श्रिंक हो जाएगा, shriveled in the case of animal cell and plasmolysed in the case of plant cell. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कोई वेजिटेबल या सैलेड कट किया, मान लो कुकम्बर कट किया, उसमें हम क्या डालते हैं, हम उस पर कई बार सॉल्ट लगा लेते हैं। सो वो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं पानी बाहर आ जाता है कुकम्बर से, दैट इज़ ड्यू टू द ऑस्मोसिस। सो इस केस में बाहर जो है सल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है, सेल में कंपैरेटिवली ज़्यादा है वाटर की अमाउंट, सो सेल से पानी बाहर आ गया। ओके, सो यू कैन नोटिस हियर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, देयर डेफिनेशंस। ओके, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स डायग्राम, beautifully drawn diagrams, you can also draw like that. So thank you everyone for watching. Keep liking the video and keep learning. Thank you everyone.